एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे सिस्टेमिक कंडीशंस एंड देयर ऑर्थोडोंटिक कंसंट्रेशंस के बारे में। यानी कि सिस्टेमिक कंडीशंस जो होती हैं वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस को किस तरह से अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी डायबिटीज़ मेलाइटिस में सिस्टेमिक कंडीशंस, जो सिस्टेमिक कंडीशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, उसमें ऑर्थोडोंटिक कंसंट्रेशंस क्या आ जाती हैं। हमने बात कर दी एंडोकार्डाइटिस में ऑर्थोडोंटिक कंसंट्रेशंस क्या आ जाती है। इशू अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो वो आप लोग देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हीमोफीलिया ए अगर किसी पेशेंट को है, चूँकि एक सिस्टेमिक कंडीशन है, तो उसके ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन क्या होंगे। ठीक है, हीमोफीलिया ए की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि डेंटल प्रैक्टिस में होती है। ठीक है, इसके अलावा जो और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो मोस्टली डेंटल प्रैक्टिस में इनकाउंटर नहीं होते, टू सम एक्सटेंट होते हैं ऑब्वियसली, बट हीमोफीलिया ए की अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमन इनकाउंटर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इन डेंटल प्रैक्टिस में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, चूँकि हमें ये पता है कि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन इवन दो एक्सट्रैक्शन इंडिकेशन नहीं है, बट स्पेशल प्रिकॉशंस नेसेसरी हैं क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होती है। ऑब्वियसली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होगी। ठीक है, उसके अलावा चूँकि हम लोग हीमोफीलिया ए में एक्सट्रैक्शन इन केस अगर हम लोग कर रहे हैं और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, तो उसके लिए हमें फैक्टर 8 जो कंसनट्रेट इन्फ्यूजन जो है बिफोर एक्सट्रैक्शन पहले से अपने पास रखना है, ताकि इन केस अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हम लोग फैक्टर 8 कंसनट्रेट इन्फ्यूजन के थ्रू जो है ब्लीडिंग कम करा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने करनी है। इन केस अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन करें हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी है। फर्दर अगर हम लोग बात करें हीमोफीलिया में अगर हम लोग फर्दर बात करें तो हम लोगों को इस चीज़ की केयर करनी है कि जो जिंजिवा है, लिप्स हैं या चीक्स हैं, उनको इरिटेशन ना हो ड्यू टू ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, या कम से कम इरिटेशन हो। ठीक है, इस स्पेशली स्टार्ट में थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, दैट इज़ नॉर्मल, बट वो कम से कम इरिटेशन हो टू जिंजिवा, लिप्स एंड चीक्स। ठीक है, ये एक चीज़ हम लोगों ने एडिशनल इसमें हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स में हम लोगों ने देखनी है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने ये इस चीज़ की केयर भी करनी है कि ड्यूरिंग इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ आर्च वायर कोई इंजरी ना हो सॉफ्ट टिश्यू को, क्योंकि अगर सॉफ्ट टिश्यू को इंजरी होगी तो एज वी नो हीमोफीलिया ए इज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो वो ब्लीडिंग जो है स्वेयर भी हो सकती है, तो वो उसको इंजरी हमें हर तरह से बेसिकली इंजरी को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन भी हमें इंजरी को मिनिमाइज़ करना है और फैक्टर 8 कंसनट्रेट इन्फ्यूजन रखना है। उसके अलावा हमें इरिटेशन वगैरह जो जिंजिवा लिप्स एंड चीज़ होती है उसको मिनिमाइज़ करना है, और हमें ड्यूरिंग इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ आर्च वायर इन केस अगर कोई इंजरी के चांसेस हैं तो उसको अवॉइड करना है या मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो इलास्टोमेरिक लाइगेजेस हैं उनको प्रेफर किया जाता है ओवर जो हमारे पास नॉर्मल लाइगेजेस होते हैं, या तो हमारे पास स्टील लाइगेजेस होते हैं, कोर लाइगेजेस, उनके ऊपर प्रेफर किया जाता है। वो क्यों प्रेफर किया जाता है? ताकि मिनिमम रिस्क हो इरिटेशन और सॉफ्ट टिश्यू का और मिनिमम चांसेस हो ब्लीडिंग के। तो इस तरह से बेसिक हीमोफीलिया ए में हम लोग क्या करें, ब्लीडिंग को अवॉइड करें, तो इसलिए हम लोग इलास्टोमेरिक लाइगेजेस को प्रेफर करते हैं ओवर द कन्वेंशनल वंस। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिस्टेमिक कंडीशन एंड इधर ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन में, तो हमारे पास नेक्स्ट सिस्टेमिक कंडीशन जो आ जाती है वो आ जाती है एस्थमा। एस्थमा में हम लोग ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन क्या लेते हैं, अभी हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, इन केस अगर किसी पेशेंट को एस्थमा है तो ऑक्सीजन एंड ब्रोंकोडायलेटर्स अवेलेबल होने चाहिए एट द काउंटर और एट द क्लिनिक, तो ताकि हमारे पास इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसको हम लोग टैकल कर सकें। ठीक है, उसके अलावा जैसे हमें पता है कि अस्थमा जो है एंजाइटी से ट्रिगर होता है, तो मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग स्ट्रेस फ्री अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और शॉर्ट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ताकि पेशेंट की एंजाइटी कम से कम रहे, क्योंकि एंजाइटी जो है अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है, तो जितनी एंजाइटी कम रहेगी उतने अस्थमा के ट्रिगर होने के चांसेस कम है। ठीक है, उसके अलावा जो फिक्स अप्लाइंसेस हैं वो प्रेफर की जाती हैं ओवर रिमूवेबल वंस इन केस ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग अटैक देयर आर मोर चांसेस ऑफ इनहेलेशन और डिवाइस अगर वो रिमूवेबल हो तो। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग जो हैं जो फिक्स अप्लाइंसेस होते हैं उसको प्रेफर करते हैं ओवर द रिमूवेबल अप्लाइंसेस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रीज़न कि क्यों हम लोग फिक्स अप्लायंस को प्रेफर करते हैं वो रिमूवेबल अप्लायंसेस, क्योंकि जो ओरल कैंडिडियोसिस होती है उसका रिस्क इंक्रीज़ होता है इन दोज पेशेंट जिसमें रिमूवेबल अप्लायंसेस यूज़ की जाएँ, और इन केस अगर एक तो रिस्क ज़्यादा करती है और
इन केस अगर पहले से ओरल कैंडिडियोसिस मौजूद है तो रिमूवल अप्लायंसेस जो होती हैं उस कंडीशन को मोर वर्स कर सकती हैं, ठीक है। तो इस्तेमा पेशेंट में हम लोगों ने अभी तक क्या बात की, एक तो ऑक्सीजन और ब्रोंकोडायलेटर्स होने चाहिए, दूसरा एंजाइटी ट्रिगर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग प्रेफर करते हैं फिक्स अप्लायंसेस को ओवर रिमूवल अप्लायंसेस वन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर पेशेंट जो है हाइपर एलर्जिक कंडीशन में है तो वो मोर प्रोन होता है रूट रिजॉर्प्शन का, ठीक है। हाइपर एलर्जिक कंडीशन मोस्टली होती है निस्तेमा में, इसलिए ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है रूट रिजॉर्प्शन के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो जब रूट रिजॉर्प्शन के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं तो हमें जो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट डिले भी कर सकते हैं, या तो बहुत ही मिनिमम फोर्स के साथ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो दिस वाज कि हम लोग अस्थमा में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टेमिक कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है क्रोनिक रीनल फेलियर। अब हम लोग बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं, ठीक है। इवन के काउंटर इंडिकेटेड नहीं है इन क्रोनिक रीनल फेलियर में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, बट पेशेंट शुड ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द फिजिशियन की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ए पेशेंट हैज़ क्रोनिक रीनल फेलियर और वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट है विद किडनी फेलियर ट्रांसप्लांट तो उसमें जिंजाइवल ओवरग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेडिकेशंस की वजह से, ठीक है। और मेडिकेशंस की वजह से जब और जिंजाइवल ओवरग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट उस केस में डिले करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मेडिकेशंस नहीं रोक सकते। मोर स्पेसिफिकली जब हम लोग मेडिकेशन जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते या उसकी तो इस वजह से हम लोगों को उस टाइम पे हम लोगों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रोक देनी चाहिए। इसके अलावा गुड ओरल हाइजीन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि जिंजाइवल ओवरग्रोथ के चांसेस कम से कम हों, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी केप्ट मिनिमम, क्योंकि जो पेशेंट की कंडीशन है वो सीवियरली डिबिलाइटिंग होती है, स्पेशली इन क्रोनिक रीनल फेलियर, तो उसमें हमें ये चीज़ें ख्याल रखनी है। सो दिस वाज अबाउट द सिस्टेमिक कंडीशन एंड द ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं, एंडोकार्डाइटिस में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं, हीमोफीलिया ए में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की है एस्थमा में हमारे पास ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं और क्रोनिक रीनल फेलियर में ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एपिलेप्सी के में हमारे पास ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं और इम्यूनोसप्रेशन इन केस पेशेंट इज़ यूजिंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, तो उसमें ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशंस क्या हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।